नमस्कार। आज मंगलवार 23 दिसंबर 2025 है। आज हम बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर एक गहरी नजर डालेंगे। जुलाई 2024 में जो क्रांति हुई, जिसने शेख हसीना के लंबे शासन को खत्म किया, उसके लगभग 18 महीने बीत चुके हैं और ऐसा लगा था कि देश शायद स्थिरता की ओर बढ़ रहा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश एक बार फिर एक बहुत ही नाजुक और ऐतिहासिक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। हाँ, और आज की हमारी चर्चा का आधार एक बहुत ही विस्तृत रिसर्च रिपोर्ट है, जिसका शीर्षक है बांग्लादेश 2025 संक्रमण, उथल-पुथल और जुलाई चार्टर। ये रिपोर्ट साफ तौर पर कहती है कि नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली जो अंतरिम सरकार है, वो अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। मतलब जो क्रांति की उम्मीदें थीं, वो अब डर और अनिश्चितता में बदल रही हैं। तो चलिए इसी उथल-पुथल को समझने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट की शुरुआत ही दिसंबर 2025 के संकट से होती है। जो शांति का एक माहौल बना था, वो अचानक से कैसे और क्यों टूट गया? चिंगारी कहाँ से लगी? इसकी सबसे तात्कालिक वजह थी एक हत्या, छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की। शरीफ उस्मान हादी जी, हादी 2024 के छात्र आंदोलन का एक बहुत बड़ा और जाना पहचाना चेहरा थे और इनकलाब मंच नाम के संगठन के संयोजक भी। तो 12 दिसंबर को ढाका में जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब नकाबपोश हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी और फिर उन्हें सिंगापुर ले जाया गया था इलाज के लिए। हाँ, लेकिन 18 दिसंबर को उनकी मौत हो गई और बस इसी घटना ने सुलगती हुई चिंगारी को एक बड़ी आग में बदल दिया। एक मिनट, शरीफ उस्मान हादी, ये नाम इतना अहम क्यों है? उनकी विचारधारा क्या थी कि उनकी मौत पर इतना बड़ा तूफान खड़ा हो गया? हाँ, यही बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। हादी एक ध्रुवीकरण करने वाले, मतलब एक पोलराइजिंग फिगर थे। उनकी पूरी राजनीति का केंद्र बांग्लादेश में भारतीय प्रभाव की तीखी आलोचना करना था। वो भारत के बहुत बड़े आलोचक माने जाते थे। अच्छा। यहाँ तक कि उन्होंने ग्रेटर बांग्लादेश का एक नक्शा भी जारी कर दिया था, जिसमें भारत के पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से शामिल थे। तो इसी वजह से उनके जो कट्टर समर्थक हैं, वो उन्हें संप्रभुता का शहीद यानी मार्टियर सोवरेनिटी मानते हैं। तो ये एक बेहद संवेदनशील राजनीतिक हत्या थी। और हमलावरों के बारे में क्या पता चला? क्या उनकी कोई पहचान हो गई? जांच में हमलावरों की पहचान अवामी लीग की जो पुरानी छात्र शाखा थी, BCL, उसके सदस्यों के तौर पर हुई है। BCL यानी बांग्लादेश छात्र लीग। जी, और रिपोर्ट ये भी बताती है कि हमले के बाद ये लोग सीमा पार करके भारत भाग गए। तो भारत वाला एंगल फिर से आ गया। बिल्कुल, और इस एक खबर ने हादी के समर्थकों के गुस्से को और 100 गुना बढ़ा दिया। उनके लिए ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि ये क्रांति के खिलाफ भारतीय एजेंसियों की साजिश थी। बस यहीं से हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए। और ये गुस्सा जो भारत के खिलाफ था, उसका निशाना कौन बना? रिपोर्ट बताती है कि इसका शिकार देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान हुए। ये तो वाकई में अभूतपूर्व लगता है। बिल्कुल। 18 दिसंबर की रात, जिस दिन हादी की मौत की खबर आई, उनके हजारों समर्थकों की भीड़ ने देश के 2 सबसे बड़े और सम्मानित अखबारों पर धावा बोल दिया। कौन से 2 अखबार? प्रथम आलो और द डेली स्टार। भीड़ नारे लगा रही थी कि ये अखबार दिल्ली के एजेंट हैं और शेख हसीना के समर्थक हैं। मतलब क्रांति को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? जी, यही आरोप था। हमले की गंभीरता क्या थी? क्या ये सिर्फ नारेबाजी और तोड़फोड़ तक सीमित था? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा भयानक था। भीड़ ने दफ्तरों में आग लगा दी। आग लगा दी? हाँ। और सबसे डराने वाली बात ये थी कि उस वक्त 2 दर्जन से ज्यादा पत्रकार और स्टाफ के लोग उन जलती हुई इमारतों के अंदर फंसे हुए थे। ज़ायमा इस्लाम नाम की एक पत्रकार ने उस खौफनाक मंजर के बीच फेसबुक पर लिखा, मैं अब और सांस नहीं ले सकती, चारों तरफ धुआं है, तुम लोग हमें मार रहे हो। ये तो बहुत ही खौफनाक है। ये लाइन उस रात के डर को बयां करती है। इसका नतीजा क्या हुआ? मीडिया की आवाज पर इसका क्या असर पड़ा? नतीजा ये हुआ कि प्रथम आलो जैसा बड़ा अखबार अपने 27 साल के इतिहास में पहली बार अगले दिन छप नहीं पाया। पूरी तरह से बंद। हाँ, ह्यूमन राइट्स वॉच और इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट जैसी संस्थाओं ने इसकी कड़ी निंदा की और कहा कि ये बांग्लादेश में कानून के राज के खत्म हो जाने जैसा है। ये एक साफ संदेश था कि क्रांति के बाद जो नया राजनीतिक वर्ग उभर रहा है, शायद वो भी अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत गंभीर बात है। मतलब एक तरफ राजनीतिक गुस्सा मीडिया पे निकल रहा है और क्या इसी की आड़ में दूसरी तरफ कोई और भी अपना एजेंडा चला रहा था? रिपोर्ट में एक और खतरनाक ट्रेंड का जिक्र है।
हाँ, और वो है धार्मिक कट्टरपंथ का उभार। अच्छा। जिस रात ढाका में मीडिया दफ्तरों पर हमला हो रहा था, उसी रात देश के दूसरे हिस्से मैमनसिंह में एक और भयानक घटना हुई। दीपू चंद्र दास नाम के एक हिंदू व्यक्ति पर ईशन निंदा का आरोप लगाकर एक भीड़ ने उसे पीट कर मार डाला और फिर उसके शरीर को जला दिया। मतलब मॉब लिंचिंग। जी, ये दिखाता है कि कैसे राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर चरमपंथी ताकतें सिर उठा रही हैं। इस घटना का कूटनीतिक असर तो हुआ ही होगा। जाहिर है भारत की नजर इस पर गई होगी। बिल्कुल, भारत सरकार की तरफ से बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने इसे एक बर्बर हत्या कहा और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की। और बांग्लादेश सरकार का क्या कहना था? जवाब में बांग्लादेशी प्रशासन ने इन चिंताओं को भ्रामक प्रचार बताकर खारिज कर दिया। इससे दोनों देशों के बीच जो तनाव पहले से ही पनप रहा था, वो और ज्यादा बढ़ गया। तो इस पूरी अराजकता और तनाव के बीच क्या लोकतंत्र की वापसी का कोई रास्ता दिख भी रहा है? चुनाव का जो वादा किया गया था उसका क्या हुआ? हाँ, इस उथल पुथल के बीच चुनाव आयोग ने एक रोड मैप पेश किया है। कब के लिए? 12 फरवरी 2026 को चुनाव की तारीख तय की गई है और ये चुनाव ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि इसमें दोहरा मतदान या डबल बैलेट सिस्टम अपनाया जाएगा। दोहरा मतदान, ये तो बहुत अलग है। इसका मतलब क्या है? क्या वोटर 2 बार वोट डालेंगे? इसका मतलब है कि हर वोटर को 2 बैलेट पेपर मिलेंगे। एक वोट वो अपनी पसंदीदा पार्टी या उम्मीदवार को देंगे, यानी नई सरकार चुनने के लिए। ठीक है। और दूसरा वोट वो जुलाई चार्टर नाम के संवैधानिक सुधारों पर देंगे। ये एक तरह का जनमत संग्रह होगा। वाह, तो ये चुनाव सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं है, बल्कि देश के पूरे सिस्टम को, संविधान को बदलने के लिए जनता की राय लेने का एक जरिया भी है। बिल्कुल सही। और इसी चुनावी माहौल के बीच एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम भी हो रहा है। एक पुराने दिग्गज की वापसी हो रही है। बिल्कुल। 17 साल देश से बाहर रहने के बाद बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान की 25 दिसंबर को वापसी हो रही है। 17 साल बाद। हाँ, उनके समर्थक इसे दूसरी मुक्ति कह रहे हैं। शेख हसीना की सरकार में उन पर भ्रष्टाचार के जो मामले लगे थे वो खारिज हो गए हैं और अब उनकी वापसी का रास्ता साफ हो गया है। तो उनके आने से राजनीति पे क्या असर पड़ेगा? उनके आने से राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। अवामी लीग के मैदान से हटने के बाद अब बीएनपी ही देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी है। चलिए उस दूसरे बैलेट पेपर पर वापस आते हैं। जुलाई चार्टर। रिपोर्ट इसे संवैधानिक क्रांति कहती है। आखिर ये चार्टर ऐसा क्या बदलना चाहता है जिसे ठीक करने के लिए पूरे देश से वोटिंग करवानी पड़ रही है? देखिए, इस चार्टर का निचोड़ एक ही है, किसी एक व्यक्ति या पार्टी के हाथ में सारी ताकत आने से रोकना। इसका मुख्य उद्देश्य उस प्रधानमंत्री तानाशाही को खत्म करना है जिसने बांग्लादेश की राजनीति को दशकों से जकड़ रखा है, चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में रही हो। तो एक ऐसा सिस्टम बन गया है जहां प्रधानमंत्री ही सबसे शक्तिशाली हो जाता है। जी, जो भी प्रधानमंत्री बनता है उसके हाथ में असीमित शक्ति आ जाती है। ये चार्टर उसी को बदलना चाहता है। तो इस तानाशाही को तोड़ने के लिए क्या ठोस कदम सुझाए गए हैं? इसमें कई बड़े और बुनियादी बदलाव हैं। मिसाल के तौर पर एक नया उच्च सदन बनाने की बात है, जैसे भारत में राज्यसभा है। ठीक है, चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए। बिल्कुल, ताकि कोई भी कानून जल्दबाजी में पास ना हो। दूसरा, प्रधानमंत्री के लिए अधिकतम 2 कार्यकाल की सीमा तय करना, ये भी जरूरी है। तीसरा, चुनावों की निगरानी के लिए एक स्थायी तटस्थ कार्यवाहक सरकार का सिस्टम वापस लाना, और चौथा, जो बहुत अहम है, जजों की नियुक्ति में सरकार का दखल खत्म करना ताकि न्यायपालिका आजाद रह सके। ये सुनने में तो वाकई एक पूरे सिस्टम का रीसेट लगता है, लेकिन क्या इस पर सभी की सहमति है? खासकर तारिक रहमान की बीएनपी, जो अब सबसे बड़ी पार्टी है, क्या वो इन बदलावों के लिए तैयार है? यहीं पर एक पेंच है। क्या? बीएनपी ने चार्टर के 9 बिंदुओं पर अपनी असहमति जताई है। उनका तर्क है कि संविधान में इतने बड़े बदलाव करने का हक एक चुनी हुई संसद का होता है। इसे चुनाव से पहले इस तरह थोपा नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर वो जनमत संग्रह का समर्थन क्यों कर रहे हैं? ये एक तरह की राजनीतिक मजबूरी है। वो जुलाई क्रांति की भावना के खिलाफ जाते हुए नहीं दिखना चाहते, जिसने इन सुधारों की मांग की थी।
तो वो समर्थन तो करे हैं पर अपने रिजर्वेशंस के साथ। समझ गया। तो एक तरफ देश के अंदर इतनी उथल-पुथल मची हुई है और दूसरी तरफ तारिक रहमान जैसे पुराने नेता वापस आ रहे हैं। इस बदलते हुए राजनीतिक माहौल का असर बांग्लादेश के बाहरी रिश्तों पर कैसे पड़ रहा है, खासकर भारत के साथ जिसका जिक्र बार-बार आ रहा है? ये शायद सबसे नाटकीय बदलाव है। ढाका और नई दिल्ली के रिश्ते, जिन्हें कभी सुनहरा अध्याय कहा जाता था, अब 2001 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर हैं। इतने खराब? हाँ, मेमन सिंह वाली घटना के बाद नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए, तो जवाब में बांग्लादेश ने अगरतला में अपना वीजा ऑफिस ही बंद कर दिया। ये छोटी छोटी बातें बड़े तनाव का संकेत हैं। तो अगर भारत से दूरी बढ़ रही है तो नजदीकी किससे हो रही है? रिपोर्ट एक नई दूरी या एक्सिस की बात करती है। हाँ, एक नई ढाका बीजिंग इस्लामाबाद धुरी बनती हुई साफ दिख रही है। ढाका, बीजिंग, इस्लामाबाद। जी, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि दक्षिण एशिया में एक नया ग्रुप बन रहा है। पहले बांग्लादेश का झुकाव भारत की तरफ था, लेकिन अब वो चीन और पाकिस्तान के साथ एक नई टीम बनाता दिख रहा है। ये तो इस पूरे इलाके का खेल बदलने वाली बात है। बिल्कुल। पाकिस्तान, ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। 1971 के मुक्ति संग्राम की इतनी कड़वी यादों के बाद क्या ये मेलजोल सिर्फ भारत को एक संदेश देने के लिए है, या इसके पीछे कोई ठोस वजह भी है? ये सबसे बड़ा यू टर्न है। दशकों में पहली बार दोनों देशों के बीच सीधा समुद्री व्यापार फिर से शुरू हुआ है। सिर्फ व्यापार नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने 10 साल के बाद पाकिस्तान के नेतृत्व वाले एक नौसैनिक अभ्यास में भी हिस्सा लिया है। ये रक्षा सहयोग की बहाली का भी संकेत है। और चीन के साथ? चीन के साथ तो रिश्ते बहुत तेजी से गहरे हुए हैं। डॉक्टर यूनुस ने चीन का दौरा किया और बांग्लादेश को महासागर का संरक्षक बताया, जिसका सीधा मतलब चीन को बंगाल की खाड़ी तक आसान पहुंच देना है। और बदले में चीन से निवेश आ रहा होगा? भारी निवेश। चीन बंदरगाहों और इंडस्ट्रियल जोन में बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। तो एक तरफ ये बड़े बड़े भू राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं, लेकिन इन सब का उस आम इंसान पर क्या असर पड़ रहा है जो रोज की रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहा है? देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है? यहाँ एक बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ कुछ बड़े आर्थिक आंकड़े सुधरे हैं, जैसे कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 32.72 बिलियन डॉलर हो गया है और विदेशों में काम करने वाले बांग्लादेशियों से आने वाला पैसा यानी रेमिटेंस रिकॉर्ड स्तर पर है। ये रेमिटेंस अचानक कैसे बढ़ गया? इसका एक बड़ा कारण अवैध हुंडी प्रणाली पर सरकार की कार्रवाई है। अच्छा, वो हवाला जैसा नेटवर्क? हाँ, जब सरकार ने इस पर शिकंजा कसा तो लोगों को मजबूरन बैंकिंग चैनलों का इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे आधिकारिक आंकड़ों में जबरदस्त उछाल आया। तो ये तो तस्वीर का एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू आम जनता से जुड़ा है, जो कमर तोड़ महंगाई से जूझ रही है। महंगाई दर कितनी है? अभी भी 8.29% पर है और खाने पीने की चीजों की कीमतें तो आसमान छू रही हैं। बार बार की हड़तालों और विरोध प्रदर्शनों ने सप्लाई चेन को भी तोड़ दिया है। तो मतलब सरकार का खजाना भर रहा है पर आम आदमी की जेब खाली हो रही है। बिल्कुल, और यही जमीनी स्तर पर असंतोष का सबसे बड़ा कारण है। तो दिसंबर 2025 के अंत में बांग्लादेश एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा है। 12 फरवरी का चुनाव सिर्फ एक मतदान नहीं है, ये वाकई में राष्ट्र की आत्मा पर एक जनमत संग्रह जैसा लगता है। रिपोर्ट भविष्य को लेकर 3 रास्ते बताती है। पहला रास्ता, जो सबसे मुमकिन लगता है, वो ये कि बीएनपी चुनाव जीतती है और जुलाई चार्टर के एक बदले हुए रूप को लागू करती है। और विदेश नीति? भारत के साथ रिश्ते ठंडे ही रहते हैं, पर चीन के साथ नजदीकी बढ़ती है। और बाकी 2 रास्ते वो क्या हैं? दूसरा रास्ता थोड़ा डगमगाता हुआ है अस्थिरता का। अगर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता और एक त्रिशंकु संसद बनती है, तो देश में नीतिगत पक्षाघात यानी पॉलिसी पैरालिसिस आ सकता है। और ऐसे में सैन्य हस्तक्षेप का खतरा भी रहता है, हमेशा बना रहता है। और तीसरा, जो सबसे खतरनाक रास्ता है, वो है क्रांति की एक और लहर का। एक और क्रांति? हाँ, अगर चुनाव नाकाम होते हैं या नई सरकार भी पुरानी गलतियों को दोहराती है, तो इंकलाब मंच जैसे कट्टरपंथी समूह एक नया आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, जो देश को लंबे समय तक गृह युद्ध जैसी स्थिति में धकेल सकता है। तो रिपोर्ट का निष्कर्ष यही है कि बांग्लादेश का दूसरा मुक्ति संग्राम अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि कई मायनों में असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ है। आज के लिए एक अंतिम विचार ये है, जब एक देश के लिए सरकार चुनने की प्रक्रिया ही उस राष्ट्र को नए सिरे से डिजाइन करने की प्रक्रिया बन जाए, तो क्या एक अकेला चुनाव उन गहरी वैचारिक खाइयों को भर सकता है जो अब सड़कों पर हिंसा का रूप ले चुकी हैं?